अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में, आज का एपिसोड आने वाले उस समय को समर्पित है जिसे लेकर सारे संसार के मन में एक अनिश्चितता का भय व्याप्त है। रूस यूक्रेन युद्ध को आरंभ हुए अब 2 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और इसका तीसरे विश्व युद्ध से बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर हम यूक्रेन की कुंडली की बात करें तो इस समय उसकी मकर लग्न की कुंडली है जिसमें नवांश मेष लग्न का बनता है और देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है। ऐसे में यूक्रेन ने रूस के अंदर 30 किलोमीटर तक घुस करके एक बड़ी गलती कर दी है। क्या यूक्रेन का यही आक्रामक कदम कहीं परमाणु युद्ध की तरफ तो नहीं ले जा रहा? तो आपको क्या लगता है कि रूस ने यूक्रेन को यूं ही अंदर तक आने दिया है? क्या इससे आप ये समझ रहे हैं कि रूस की रणनीतिक चाल कहीं फीकी पड़ गई है? क्योंकि अमेरिका के बाद रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जो सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कुंडली का विश्लेषण करने पर कुछ रोचक तथ्य निकलकर सामने आए हैं जिसके आधार पर अब हम आने वाले समय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन स्वयं ही ये चाहते हैं कि यूक्रेन उनके देश की सीमा का अतिक्रमण करे ताकि वे उस पर ऐसा घातक प्रहार करें जिससे दुनिया के शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका को ये पता चले कि अगर उसने तनिक भी रूस के विरुद्ध अपनी नज़र टेढ़ी की तो उसका हाल यूक्रेन जैसा हो सकता है। रूस की कुंडली देखने पर यह ज्ञात होता है कि मंगल युद्ध के घर में बैठा है और इसी कारणवश वह यूक्रेन की पतंग को ढीला देकर काट देगा। इसका यह अर्थ हुआ कि पहले वह स्वयं यूक्रेनी सेना को अपने देश में घुसाएगा और फिर उस पर जमकर हमला करेगा। यूक्रेन कुर्स्क क्षेत्र तक घुस गया है और उसे ये लग रहा है कि उसने रूस जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध में पराजित कर दिया है, लेकिन यहीं पर वह पुतिन की कूटनीतिक युद्ध की चाल में फंस गया है। रूस की ये बहुत ही सोची समझी चाल है कि उसने दुनिया को ये दिखाया है कि आ बैल मुझे मार, लेकिन इसके अंदर की कहानी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा कि आम लोगों को दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कुंडली को देखकर ये पता लगा है कि नाटो देश ही इस युद्ध में यूक्रेन की बर्बादी का कारण बने हैं। अगर विश्व की लग्न कुंडली को देखें तो यहाँ से भी ये ज्ञात होता है कि इस वर्ष का राजा मंगल है और शनि मंत्री। तो यदि राजा मंत्री मंगल और शनि हैं तो एक प्रकार से दोनों ही ग्रह युद्ध से संबंधित है और एक प्रकार से अगर युद्ध के व्यापारिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो ये वर्ष हथियारों के निर्माण का वर्ष है। अब जब युद्ध के मैदान में हथियारों की खपत अधिक होगी तो फिर इसके निर्माण के लिए मांग भी अधिक होगी। नाटो ने यूक्रेन के साथ यही किया है। नाटो देश चाहते हैं कि इस युद्ध में उनके अधिक से अधिक हथियार बिकें, इसीलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन रूस का युद्ध शीघ्र समाप्त हो। इसी प्रकार से अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि युद्ध बंद हो, क्योंकि हथियार बनाने वाले देशों की तो निकल पड़ी है। अप्रैल 2025 तक ना ही नाटो देश चाहेंगे और ना ही अमेरिका चाहेगा कि रूस यूक्रेन का युद्ध बंद हो। अब यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों की इस चाल में इस तरह से फंस चुका है कि उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कितने ही यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर पोलैंड और बाकी के देशों में शरण ग्रहण कर चुके हैं। यूक्रेन और रूस के इस युद्ध में यूक्रेन की युद्ध की रणनीति ही गलत होती जा रही है। जहां इस समय यूक्रेन को डिफेंसिव मोड में होना चाहिए था, यानी अब वह रूस द्वारा किए जा रहे हमले से स्वयं को बचाने का काम करता, तो ऐसा ना करके वह अब आक्रामक मोड यानी अटैकिंग मोड में आ चुका है, जो कि युद्ध को रोकने का संकेत नहीं देता। अभी यूक्रेन को सारी ताकत सेल्फ डिफेंस में झोंकनी चाहिए थी, लेकिन अब वह आक्रामक हो चला है जिसका परिणाम उसे आने वाले समय में मिलने वाला है। कायदे में तो रूस के उकसाने पर भी यूक्रेन को युद्ध के मैदान में उतरना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब यूक्रेन एक विकसित देश की जगह एक आपदाग्रस्त देश बन चुका है। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति समझदारी से काम लेते तो वो कभी भी रूस जैसे शक्तिशाली देश से कभी ना टकराते, क्योंकि एक समय यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। दोनों ही देशों की संस्कृति, धर्म, जीवन शैली भी एक जैसी ही है, अतः युद्ध का कोई बड़ा कारण नहीं था। रूस की बात को मानकर यूक्रेन अपने नागरिकों को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन दे सकता था, लेकिन यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया। दूसरा ये कि अमेरिका समेत बाकी के सभी पश्चिमी देशों ने
वह नीति अपनाई जिसमें दो की लड़ाई में तीसरे का लाभ होता है। ये बात जेलेंस्की को समझ नहीं आई। अब अगर एक टेबल पर बैठकर यूक्रेन और रूस संधि करते भी हैं तो सोचिए कि ये संधि कितनी भारी पड़ी है दोनों ही देशों पर, जिसकी अभी कोई संभावना दिख भी नहीं रही है। भारत के पीएम मोदी का युद्ध रुकवाने का कोई भी प्रयास अभी अधिक सफल होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। यूक्रेन की कुंडली में बुध अभी वक्री चल रहा है और रूस की कुंडली को देखें तो वह अब शनि के 7.5 के प्रभाव से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यूक्रेन के ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होने वाला है। तो 7.5 के प्रभाव को देखें तो पहले चरण का प्रभाव गले के ऊपर होता है, दूसरे चरण का प्रभाव गले से नाभि तक और तीसरे चरण का प्रभाव नाभि से नीचे पैरों तक होता है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो अभी यूक्रेन की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ है। तो अब दूसरे चरण में रूस यूक्रेन के सेंटर यानी केंद्र पर आक्रमण करने जा रहा है। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी देश अगर परमाणु बम जैसे घातक हथियार बनाता है तो सिर्फ इसलिए कि घातक हथियार के डर से ही कोई जो है बिना युद्ध किए ही उसकी बात मान ले। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसा हथियार बनाने का लाभ ही क्या। तो अभी जिस प्रकार से यूक्रेन रूस के परमाणु संयंत्र तक घुस आया है और इसे वह अपनी जीत मान रहा है, लेकिन यहीं पर वह सबसे बड़ी गलती कर गया। ये रूस ने चक्रव्यूह बनाया और यूक्रेन उस चक्रव्यूह में फंस गया। अब आपको सबसे विशेष बात बताते हैं जिसके लिए हमने ये एपिसोड बनाया है और इसकी चेतावनी भी हम आपको लगातार देते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको जिन देशों ने परमाणु हथियारों का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया ये भी बताते चलें। जापान द्वारा अमेरिका के नौसैनिक हवाई अड्डे पर्ल हार्बर पर किए गए हमले के प्रतिरोध में ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। यानी अगर आप किसी को उकसाएंगे तो फिर परिणाम के लिए तैयार रहें। यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र तक घुसकर अपने ऊपर मुसीबत मोल ले ली है। रूस यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की कुंडली के अवलोकन से ये ज्ञात होता है कि नवंबर 2024 तक रूस यूक्रेन के ऊपर अचानक से ही कोई बड़ा परमाणु बम से हमला कर सकता है। अगर सही बात डेट की जाए तो 20 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक रूस यूक्रेन के विरुद्ध किसी बड़े जनसंहारक हथियार का प्रयोग कर सकता है जिसमें यूक्रेन के परखच्चे उड़ सकते हैं। यह आक्रमण इतना बड़ा होगा कि पूरा का पूरा यूक्रेन दहल जाएगा। तो अगर यूक्रेन को अब इस बड़े जनसंहार से बचना है तो उसे पुतिन के साथ एक टेबल पर बैठकर शांति के प्रस्ताव की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि युद्ध की आग में घी डालकर उसे और भड़काना चाहिए, क्योंकि पुतिन के दिमाग को अभी कोई समझ नहीं पा रहा है। पुतिन कोई यूक्रेन पर कब्जा जमाने के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे, बल्कि वो उस सोवियत संघ का निर्माण कर इतिहास रचना चाह रहे हैं जो कि 1990 के दशक में विखंडित हो चुका है। और सोवियत संघ का फिर से स्थापना करने के बाद बिना किसी युद्ध के लड़े ही रूस अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। पुतिन की यही रणनीति है जिसे अमेरिका अच्छी तरह समझता है और वह नहीं चाहता कि सोवियत संघ की स्थापना पुनः हो और उसका श्रेय पुतिन को जाए, क्योंकि एक बार सोवियत संघ बना तो अमेरिका की शक्ति वैसे भी कम होने लगेगी, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। इसीलिए वह यूक्रेन को उकसाने का काम कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की बात मानकर अपने पांव पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली है। बाकी तो अब उसे भगवान ही बचाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष एपिसोड में हमने आपको रणनीतिक और ज्योतिषी दोनों ही दृष्टिकोण से ये बताने का प्रयास किया है कि यूक्रेन ने इस युद्ध में उतरकर अपनी बर्बादी को कैसे स्वयं ही आमंत्रित कर लिया है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये बात भारत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि भारत में ही महाभारत जैसा युद्ध हुआ था और ये युद्ध भारत के लोगों ने अपनी धरती पर होते हुए देखा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।